साथियों नमस्कार। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसे कभी भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था, जहां से साहित्य निकला, कला निकली, क्रांति निकली, उद्योग निकले। लेकिन पिछले कुछ दशकों में उसी पश्चिम बंगाल की पहचान लगातार बदलती चली गई। कभी यहाँ की फैक्ट्रियां जो है पूरे देश के लोगों को, गरीब गुरबों को रोजगार प्रदान करती थी, और वहीं कोलकाता का पोर्ट जो है एशिया के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्रों के अंदर इसको गिना जाता था। शहरों की बात करें तो हावड़ा, दुर्गापुर, आसनसोल, हल्दिया ये सिर्फ शहर नहीं थे, बल्कि भारत की औद्योगिक ताकत के वो हमेशा प्रतीक माने जाते थे। लेकिन फिर राजनीति बदली और आरोप लगने लगे कि उद्योगों की जगह यहाँ पर कैडर ने ले ली है, नेताओं ने ले ली है, उनके चेले चपाटों ने ले ली है। व्यापार की जगह वसूली ने ले ली है और विकास की जगह वोट बैंक की राजनीति ने पश्चिम बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर ले ली है। अगर राजनीतिक विश्लेषकों की मानी जाए तो उनके अनुसार पश्चिम बंगाल में औद्योगिक पतन की शुरुआत सीपीएम शासन के दौरान हो गई थी। ट्रेड यूनियनों की राजनीति इतनी ज्यादा आक्रामक हो गई थी कि उद्योगपतियों ने पश्चिम बंगाल को, कलकत्ता को छोड़ना उसी समय सीपीएम के शासन में शुरू कर दिया था। कई बड़े बिजनेस हाउस लगातार वहां की गवर्नमेंट से शिकायत करते रहे कि वहां उद्योग चलाना उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। बिरला परिवार का उदाहरण ले लिया जाए। बिरला परिवार का जो उदाहरण है वो अक्सर लिया जाता था और दावा किया जाता था कि उनके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल से अपने कारोबार को जो है धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया और उसे बाहर शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। चाहे इस घटना के अलग अलग संस्करण हो, मगर यही माना जाता है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल से उद्योगों का पलायन जरूर हुआ था। कहा जाता है कि सीपीएम और बाद में टीएमसी शासन के दौरान लगभग 66,000 कंपनियां और उद्योग पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाहर के राज्यों में चले गए और वहीं पे उन्होंने अपने उद्योग धंधे भी स्थापित कर लिए। अब अगर किसी राज्य से उद्योग चले जाएंगे तो उस राज्य का निवेश रुक जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो वहां पर रोजगार कहां से आएगा। यहीं से शुरू होती है उस मॉडल की चर्चा जिसे विपक्ष जो है कट मनी मॉडल कहता है। और ये साथियों आपको सुनना बहुत जरूरी है, बहुत खास चीज है। साथियों आरोप लगाया जाता है कि टीएमसी शासन के दौरान जो टीएमसी पार्टी का कैडर था वो एक तरह की उसको खुली छूट मिली हुई थी। किस चीज की? अगर किसी को जमीन खरीदनी है तो स्थानीय नेता की वहां पर अनुमति चाहिए होती थी, और अगर मकान जो है बेचना है तो भी पार्टी कार्यकर्ता वो तय करता था कि डील उसकी बेचने वाले की किसके साथ होगी। अगर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो भी कमीशन आपको देना पड़ेगा। यानी कि सत्ता का एक समानांतर ढांचा सरकार के साथ साथ तैयार हो गया था। सरकारी दफ्तर बस ऊपर से सरकार के लगते थे, लेकिन जमीन पर नेटवर्क जो था सीधा सीधा राजनीतिक कार्यकर्ताओं का वहां पर चलता था। पश्चिम बंगाल में कटमनी नाम से अवैध ऐसी तरीके की वसूली चलती थी जिसका साथियों जिसने सब कुछ डावाडोल कर रखा था। मतलब अगर आपको कोई भी सरकारी सहायता जैसे कि आवासीय स्कीम हो, गैस कनेक्शन की स्कीम हो, कुछ भी आपको अगर सरकारी लेना होता था तो आपको पहले टीएमसी के नेता या पंचायत सदस्य को वहां पर कमीशन देना होता था। साथियों ये आमतौर पर आपको बताएं कि नगद में पैसे में लिया जाता था। क्यों लिया जाता था? इसलिए लिया जाता था ताकि इनकम टैक्स की नज़र से उन पैसों को बचा कर रखा जा सके, पार्टी फंड में यूज किया जा सके या और अपने किसी कामों में यूज किया जा सके। पश्चिम बंगाल में कटमनी शब्द इतना ज्यादा आम हो गया था कि खुद ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से मंच पर कहना पड़ा था कि अगर किसी भी हरामखोर ने कटमनी ली है तो उसे वापस कर दो। यानी कि साथियों ये मुद्दा इतना बड़ा हो चुका था कि उसे नकारना बहुत ज्यादा मुश्किल था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती है। सबसे गंभीर आरोप लगा राजनीतिक टोल प्लाजा मॉडल का, जिसे वहां की लोकल भाषा में तोला टैक्स भी वहां के लोग कहते थे। आरोप यह था कि पश्चिम बंगाल के अंदर आप ये मान के चलो तकरीबन 18,000 से ज्यादा अवैध टोल टैक्स बनाए गए थे, जहां पुलिस के संरक्षण में टीएमसी के समर्थकों द्वारा अवैध तरीके से पैसे की वसूली करी जाती थी। और वीरभूम, आसनसोल, मिहिजाम, झलम बाजार और सिल्लीगुड़ी इलाकों में इन टोल की जो संख्या थी वो सबसे ज्यादा मानी जाती थी और वहीं से सबसे ज्यादा वसूली करी जाती थी। पश्चिम बंगाल में ट्रक ड्राइवरों के बयान भी वायरल हुए हैं, जिनमें कहा गया कि हर रूट पर अलग अलग रकम उन ट्रक ड्राइवर्स को वहां पर देनी पड़ती थी। 4 पहिए का ट्रक है तो अलग रेट, 8 पहिए का है तो अलग, 16 पहिए का है तो अलग है। सोचिए साथियों, अगर हजारों ट्रक रोज राज्य से गुजर रहे हों और हर ट्रक से सैकड़ों रुपए लिए जा रहे हों
तो साथियों ये पैसा कितना बड़ा नेटवर्क बनाता होगा, आप खुद दिमाग लगा के सोचिए। ये और कुछ ट्रक ड्राइवर्स ने तो यहां तक कहा कि पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी समस्याएं थी, लेकिन वहां सख्ती के बाद सब कुछ स्थिति बदल गई है। उनके अनुसार सबसे ज्यादा दबाव अब बंगाल में महसूस किया जा रहा था। हालांकि टीएमसी इन आरोपों को हमेशा ही से ही जो है राजनीतिक प्रोपगेंडा जो है बताती आई है, लेकिन विपक्ष ने इसे संगठित राजनीतिक वसूली कहा है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने बंगाल की राजनीति को सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत कर दिया था, और वो था डेमोग्राफिक चेंज। बीजेपी और राष्ट्रवादी संगठनों ने लगातार वहां की सरकार पर आरोप लगाया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल में बसाया जा रहा है, उनके वोटर कार्ड बनाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का उनको लाभ दिलवाया जा रहा है ताकि एक स्थायी वोट बैंक वहां पर तैयार किया जा सके। सीमा से लगे जिलों में जनसंख्या के आंकड़ों को लेकर लगातार जो है वो गवर्नमेंट के बीच में बहस वहां पर होती रहती थी, और कुछ विश्लेषकों ने तो ये दावा भी कर दिया था कि ये सिर्फ अवैध घुसपैठ का मामला नहीं है भैया, बल्कि एक बड़े राजनीतिक प्रोजेक्ट का पश्चिम बंगाल के अंदर ये अवैध घुसपैठ हिस्सा है। इसी दौरान ग्रेटर बांग्लादेश जैसी अवधारणाएं भी चर्चा में आ गई। कट्टरपंथी संगठनों के कुछ नेताओं के कथित बयानों का हवाला देते हुए कहा गया कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मुसलमान बहुत से इलाकों को जोड़ने की सोच पर जो है अपना काम कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हम ऐसे जगह पर बस जाए और उन जिलों को आपस में जोड़ लें और वहीं पर अपने जो है एमएलए खड़े करें और वहीं से जीतते रहें और अपना वहां पर एक तरीके का नेटवर्क स्थापित कर ले। इतने बड़ा खेल चल रहा था पश्चिम बंगाल के अंदर। हालांकि इन दावों का जो है निर्णायक प्रमाण सार्वजनिक रूप से वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है, मगर जो वहां के लोग बताते हैं उसके हिसाब से और जो रिपोर्ट बताती है उसके हिसाब से। लेकिन राजनीति में इनका प्रभाव बहुत बड़ा चल रहा था। इसके बाद गो तस्करी का मुद्दा सामने आया। भारत बांग्लादेश की सीमा पर लंबे समय से पशु तस्करी के लिए संवेदनशील ये जो है बॉर्डर वो माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल वेस्ट बंगाल से 3300 गाय हर रोज अवैध तरीके से बांग्लादेश भेजी जाती थी। कारण क्या था? कारण था क्योंकि भारत में गाय जो है, गाय का मूल्य भारत में बहुत कम है, 5, 10, 15, 20 हजार में मिल जाती थी, और यही गाय बांग्लादेश में जाकर 1.5 लाख रुपए तक में सेल होती थी। और कारण क्या था? कारण ये था कि बांग्लादेश में इन गायों का इस्तेमाल बीफ के लिए होता था और चमड़े के लिए इन गायों का सरेआम इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद इस संख्या में लगातार गिरावट भी देखने को मिली। गो तस्करी के लिए तस्कर ब्रह्मपुत्र नदी का इस्तेमाल करते थे और बिना बाढ़ वाले जो इलाके थे वहां उन एरियो का भी इस्तेमाल करते थे। वहीं से गायों को जो है इलीगल रूप से बांग्लादेश में भेजते थे। बाद में उसका कमीशन जो है कुछ खास नेताओं तक पहुंचा दिया जाता था। ईडी और सीबीआई की जांच में कई बार सीमा पार नेटवर्क का जो इसमें खुलासा हुआ और कोयला घोटाला और अवैध कारोबार की भी चर्चा हुई है। विपक्ष का आरोप था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा नेटवर्क चलाना भैया किसी के भी बस की बात नहीं है। इतना बड़ा नेटवर्क चल ही नहीं सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया कि हर दिन करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार बांग्लादेश के साथ होता है। इसी तरह कोयला घोटाला हो, चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला हो, चाहे पश्चिम बंगाल में राशन का घोटाला हो, इन सभी मामलों में टीएमसी सरकार की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाते गए ये सभी मामले, और इसके में कुछ मंत्री जेल भी गए, अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, और ईडी सीबीआई की वहां पर जो जांच थी वो लगातार सुर्खियों में पश्चिम बंगाल के अंदर और टीएमसी सरकार के अंदर लगातार खौफ बनाती रही और बनी रही। अब आते हैं साथियों अभिषेक बनर्जी और आईपैक पर। अभिषेक बनर्जी को टीएमसी का भविष्य माना जाता है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार उन पर भ्रष्टाचार और सत्ता के केंद्रीकरण के आरोप लगाता रहा है। ईडी और सीबीआई की पूछताछ ने इस बहस को और बड़ा बना दिया। आईपैक को लेकर भी कई सवाल उठे। ये कंपनी चुनावी रणनीति बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन विपक्ष का आरोप था कि इस कंपनी के जरिए राजनीतिक फंडिंग और ब्लैक मनी को चैनलाइज किया जाता है। ईडी की रेड के बाद ये मामला और ज्यादा गर्म हो गया। लैपटॉप, फोन, दस्तावेज सब जो है वो जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए थे, आईपैक में जितने भी थे। और ये आपको बता दें कि ये जो बिहार में अभी इलेक्शन लड़े थे ना, उन्हीं की ये पार्टी थी। इसी बीच खबर आई कि अखिलेश यादव ने आईपैक से अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में फिर से चर्चा एक बार शुरू हो गई कि आखिरकार अचानक ऐसा फैसला जो है अखिलेश यादव के द्वारा क्यों लिया गया। क्या ये सिर्फ इसका कोई आर्थिक कारण था या फिर जांच एजेंसियों के बढ़ते दबाव की वजह से ये
जो फैसला था अखिलेश द्वारा ये लिया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय एंगल की बात करते हैं। कुछ राष्ट्रवादी विश्लेषकों ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था, बल्कि साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का भी हिस्सा था। सीआईए जैसे नाम भी चर्चा में आए। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रिया देने को भी कई लोगों ने इस बात को असामान्य बताया, लेकिन राष्ट्रवादी राजनीति में ये नैरेटिव तेजी से मजबूत हुआ है कि बंगाल की लड़ाई सिर्फ स्थानीय राजनीति की लड़ाई नहीं थी। साथियों, हम बात करते हैं बदलाव की। बीजेपी समर्थकों का दावा है कि सत्ता के परिवर्तन के बाद सबसे पहले जो है अवैध कब्जों पर वहां पर पश्चिम बंगाल कलकत्ते के अंदर कार्रवाई शुरू हुई है। कलकत्ता में फुटपाथ खाली रहते थे और वहां जो अवैध घुसपैठिए थे बांग्लादेशी, उन्होंने झुग्गी झोपड़ियां डाल ली थी और उन सबको हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन जो है सक्रिय दिख रहा था। हेलमेट नियम को भी लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया। आरोप लगाया गया कि पहले कुछ समुदायों को हेलमेट पहनने के लिए छूट दी जाती थी, लेकिन साथियों नई व्यवस्था में कानून सब पर बराबर जो है वहां पर लागू होने वाले हैं। मतलब जो जालीदार टोपी वाले थे उन्हें हेलमेट में छूट दी जाती थी। सोशल मीडिया पर हेलमेट खरीदने की जो है लंबी लंबी लाइनें जो है आपको देखने को मिली होंगी, वीडियो भी वायरल हुए थे, आपने देखे भी होंगे। लोग वहां पर अब हेलमेट खरीदने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही कथित बांग्लादेशी नेटवर्क पर भी कार्रवाई की खबरें सामने आने लगी हैं। सीमा क्षेत्रों की निगरानी बढ़ी है और राष्ट्रवादी समूहों ने दावा किया है कि अवैध घुसपैठियों का पलायन कलकत्ते के अंदर से पश्चिम बंगाल के अंदर से अब शुरू हो गया है। और ये सब आपने जो है वीडियो में देखा भी होगा और इस तरीके के जबरदस्त काम वहां पर अभी चला रहे हैं, लेकिन राजनीतिक नैरेटिव जो है पूरी तरीके से वहां पर बदल चुका है। अब बंगाल की राजनीति सिर्फ विकास बनाम पिछड़ापन की नहीं रही है, ये पहचान, सुरक्षा, राष्ट्रवाद और डेमोग्राफी की राजनीति वहां पर बन चुकी है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो सिर्फ सरकार बदलने की कहानी है, या ये उस पूरे राजनीतिक मॉडल के खिलाफ जनता का विद्रोह है, जिसमें पार्टी, प्रशासन और स्थानीय नेटवर्क एक साथ काम करते हुए दिखाई दिए? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जनता बदलाव का फैसला करती है तो सिर्फ नेता नहीं बदले जाते, पूरी व्यवस्था को ही उठाकर पटक दिया जाता है और बदल दिया जाता है। और अगर बंगाल सच में बदल रहा है तो उसका असर सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी गूंज जो है दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली तक सुनाई देगी और शायद आने वाले वर्षों में पूरे भारत की राजनीति को ये प्रभावित भी करेगी, बदल कर भी रख देगी। तो साथियों, ये थी बंगाल पर जो है वहां पर किस तरीके से घुसपैठ चल रही थी, अवैध डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही थी, कटमनी किस तरह से चल रही थी, लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा था, कैसे उनसे पैसा वसूला जा रहा था, कैसे तोला टैक्स लिया जा रहा था, कैसे गायों की अवैध तस्करियां चल रही थी। ये सब उस पर हमारा एक विश्लेषण वीडियो था। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, अंगूठा दबाकर साथियों सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और अपने कमेंट में भारत माता की जय एक बार जरूर लिख देना। मैं आप सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद।